आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमारा कोर्स जो है FFA, क्या मतलब है इसका? फाइनेंशियल से रिलेटेड FA2 का एक्सटर्नल पार्ट। नहीं। अच्छा, हाँ, आप उस पर बात कर रहे हो। हाँ, FA2 का है। FA1 FA2 को जब आप समाप्त करोगे तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट आ रहा होता है। FFA का या F3 के नाम से भी जाना जाता है। फाइनेंशियल क्या? फाउंडेशन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। अच्छा जी, आपने FA1 FA2 क्लियर कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। FA का मतलब क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। क्या पढ़ते हैं इसमें? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या? मेरा मतलब ये है। अपना जो आउटसाइडर होता है फैक्ट्रियल क्या कहते हैं, अपने अंदर वाले मामला नहीं तो, लेकिन जो हम्म। बाहर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं फर्म्स के कंपनीज के उससे रिलेटेड बाहर वालों से रिलेटेड? कैसे? वैक्सीन वगैरह। मैं अपना अब जैसे कोई फर्म है फॉर एग्जाम्पल एक पूरा अंदर के अंदरूनी मामला है तो वो तो मैनेजमेंट में आता है। हम्म। फाइनेंस जो होते हैं वो आप जो बाहर वालों से डील करते हो ना। अच्छा, तो क्या आप अपने वालों से डील नहीं करते? आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो किस किस के लिए जरूरी है? मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से वैसे सबके लिए जरूरी है। इनकम स्टेटमेंट वगैरह तो जाहिर है और फॉर्म में भी बनेंगी अपनी। असल यही आपने पढ़ा, इनकम स्टेटमेंट बन रही है, आपके पास बैलेंस शीट बन रही है। इसका ही दूसरा नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। तो भाई, ये है क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या? हम पढ़ रहे हैं सॉरी, हम पढ़े हैं फाउंडेशन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या, क्योंकि यहाँ तक तो आपको बेसिक सिखा चुके हैं। फाउंडेशन क्या है? बेसिक आपकी बनाई गई है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या, यही आगे चल के, अभी तक जैसे आपने FA1 पढ़ा, फिर उससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपको FA2 मिला होगा, फिर थोड़ा और एडवांस वर्जन आपको F3 मिल गया, यानी FA मिल गया। अच्छा, फिर आप आगे जाओगे, थोड़ा और आगे जाओगे तो स्किल्स में आपके पास आएगा F7 आएगा, इसी का एडवांस वर्जन होगा। क्या है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग? मेरे हिसाब से तो यही था कि कैलकुलेशंस वगैरह मैनेज करना ही, मतलब ठीक है। बेसिकली काउंटिंग वगैरह में कुछ डिस्क्रिपेंसी है या कुछ भी है तो वो आपके एरर्स वगैरह सॉर्ट आउट हो जाए। अच्छा देखो, सिर्फ कैलकुलेशन पे नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन बेस हो। बेसिक मकसद क्या है आपका? जो आपकी परफॉर्मेंस है, कैसे पता चलती है आपने FA1 में कितना अच्छा स्कोर करा है, आपने FA2 में कितना अच्छा स्कोर करा है, आपने MA1 में कितना अच्छा स्कोर करा है, आपने MA2 में कितना अच्छा स्कोर करा है, कैसे पता चला? माइंड में था और मतलब मेरे सामने रिजल्ट था। आपके सामने रिजल्ट था। बेसिक चीज क्या है? रिपोर्ट, रिजल्ट्स। कैसे पता चला? उसमें ही मार्क्स लिखे हुए थे ना। आपको देख के मैं नहीं बता सकती कि आपने FA1 में इतना स्कोर करा होगा या FA2 में आपके इतने आए होंगे। मैंने आपसे पूछा, आपने किस में देखा? आपके मार्कशीट में, रिपोर्ट में। अभी कैसे बनी थी? ये मेरी परफॉर्मेंस के बेस में। परफॉर्मेंस की बेस पे उसने चेक करा, कंप्यूटर ने चेक करा, जाहिर सी बात है ACCA ने चेक करा, और चेक करके नंबर रिकॉर्ड करके दे दिया। तो सबसे पहले क्या हुआ? रिपोर्ट बनाने के लिए आपने क्या देखा? सबसे पहले रिकॉर्ड करा होगा उसने। रिकॉर्ड करने के बाद फिर जाहिर सी बात है आपने ये देखा होगा, अब ये सारी रिपोर्ट्स आपकी बनती जा रही हैं, तो क्लासिफाई होता जा रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कितने कोर्सेज इन्होंने कर लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कितने कोर्सेज कर लिए, क्लासिफाई कर दिया। ठीक है भाई। देन समरी निकालते हैं आप भी, और अगर तो आप किसी जगह पे जुड़ते हो तो वो भी समराइज करके, वो समरी करके निकालते हैं कि भाई इन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज्यादा, अभी आपने खुद कहा मैनेजमेंट साइड मेरी सही नहीं थी, कैसे पता चला?
क्योंकि आपने खुद अपने आप को एनालाइज करा ना। कैसे एनालाइज करा? अपनी रिपोर्ट से एनालाइज करा, उसमें रिकॉर्डिंग हुई थी। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर्स भी देखे, आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर्स भी देखे, क्लासिफाई करा बेसिकली। क्लासिफाई करने के बाद आपने समराइज कर दिया कि हाँ, मेरी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर किसमें थी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और वही सारी चीजें रिपोर्ट्स में डाल दी गई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ इतनी आसान सी बात है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है उसकी रिपोर्ट्स में देख लो। सही है। उसकी रिपोर्ट्स अभी तक आपने पढ़ी होंगी दो तरह की, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, बैलेंस शीट भी कहा जाता है। अब आगे जाओगे थोड़े और एडवांस में आएगा, ठीक है ना? तो आपके पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनेंगी, आपके पास कैश फ्लो भी आ रहा होगा, तो आपके पास मजीद और इन चीजों की एडिशन होती रहेगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आगे चल के F7 या FR बन जाता है, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप यहाँ पे रिपोर्ट बनाना ही सीख रहे होते हो। रिपोर्ट क्यों बनाई जा रही है? बिजनेस की परफॉर्मेंस जानने के लिए। बिजनेस इस वक्त किस जगह स्टैंड कर रहा है, किस पोजीशन पर है, आगे चल सकेगा नहीं चल सकेगा, कितना अरसा चल सकता है आपको लग रहा है, इसकी कैश सर्कुलेशन कितनी अच्छी रहेगी, फ्यूचर को आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हो। अब देखो, ये इंफॉर्मेशन किस किस को चाहिए? आपने कहा आउटसाइडर्स को, नहीं नहीं, जरूरी नहीं है सिर्फ आउटसाइडर्स को। आपने F1 पढ़ा नहीं? अभी नहीं पढ़ा शायद, ठीक है। तो तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए होता है, ठीक है भाई। स्टेक होल्डर्स में आपके पास आपके एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं, सही है। आपके मैनेजर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अब कुछ होते हैं आपके इंटरनल, कुछ होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। तो मैं ओवरऑल सबकी बात कर रही हूँ, या मजीद डिटेल्स में F1 में पढ़ोगे। तो स्टेक होल्डर्स आप किन किन को देख रहे होते हो भाई? बिजनेस में आप जितनी इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रही है, ये जो बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, एम्प्लॉय को भी चाहिए, मैनेजर्स को, डायरेक्टर्स को, कस्टमर्स को, सप्लायर्स को, बैंक को। इवन बैंक अगर आपको लोन दे रहा है तो वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए दे रहा है। विदाउट आपकी पोजीशन जाने वो आपको नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। सेम इसी तरह गवर्नमेंट को भी चाहिए आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। टैक्स चाहिए होगा, टैक्स अथॉरिटीज हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन हो सकता है बताओ? तो वो तो आगे इन्वेस्टर हो सकते। इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, उनको भी क्या चाहिए? आपके बारे में जानना है। आपके बारे में क्यों जानना है? कि भाई आपके बिजनेस में वो इन्वेस्ट करें या ना करें, क्योंकि बहुत सारी आपके ऑर्गेनाइजेशंस दिख रही होती है मार्केट में। अच्छा, आपके ऊपर है अब तो भाई, अकाउंटिंग भी इस तरह की हो रही है कि इंटरनेशनल बेसिस पे आपने पढ़ा होगा IASB। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना रहे, प्रिंसिपल्स बना रहे, स्टैंडर्ड्स बना रहे, ताकि ग्लोबली आप बिजनेस कर सको। तो आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो जो बेस्ट लगेगा इन्वेस्टर्स उसी की तरफ जाएगा। इस वजह से क्या करा जाता है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हो, इसी वजह से आप बनाते हो, ठीक है, बिजनेस कहाँ स्टैंड करा जा रहा है। इसके लिए एक और बात कही जाती है, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या है भाई? ये लैंग्वेज है। क्यों? क्यों कहा गया है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस में। बिजनेस के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में क्या कहा जाता है? ये लैंग्वेज है, किसकी लैंग्वेज है? बिजनेस की लैंग्वेज। क्यों? तो उसी से रिलेटेड होगा। क्योंकि देखो, बिजनेस का मकसद क्या है? प्रॉफिट अर्न करना ना, ऐसा ही है। अब बिजनेस के बारे में पता कैसे चल रहा है? लैंग्वेज के जरिए। लैंग्वेज के जरिए ही तो ये बिजनेस बता रहा है कि भाई मेरा हाल अच्छा है, बुरा है। आप कैसे प्रॉफिट अर्न करोगे जब अपना ही हाल नहीं पता हो? बिजनेस अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है, अच्छी तबीयत में है, बुरी तबीयत में है, नासाज है, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता जब तक वो आपसे कम्युनिकेट ना करे। तो भाई इस लैंग्वेज के जरिए बिजनेस किससे कम्युनिकेट करना चाह रहा है? स्टेक होल्डर से, ठीक है। तो ये कनेक्शन है। बिजनेस यूज कर रहा है कौन सी लैंग्वेज को? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लैंग्वेज को। क्लियर है?
यही आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी पढ़ोगे, कुछ अलग चीज नहीं है। तो मैं यहाँ पे बच्चों की तरह लिखवा रही होती हूँ कि इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आप हजारों जगह इस तरह की रिकॉर्डिंग देखोगे, इस अकाउंटिंग की यही डेफिनेशन हजारों जगह। लेकिन सिंपल क्या है समझना कि भाई ये एक लैंग्वेज है जो कौन यूज कर रहा है, बिजनेस यूज कर रहा है, किसके लिए यूज कर रहा है, स्टेक होल्डर्स के लिए, सिंपल इज दैट। ठीक है भाई, इसलिए कहा जाता है ये एक आर्ट है। क्यों आर्ट कहा जाता है? क्योंकि आर्ट, फॉर एग्जाम्पल, अब आप वीडियो मेकर्स को देख लें, आप किसी कैलीग्राफी करने वाले को देख लें, वो आर्टिस्ट होता है इस चीज का, उसको पता है कि किस तरह ब्रश को चलाना है, किस एंगल से चलाना है। सेम इसी तरह जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं उसको भी पता होता है किस एंगल से शूट करना है, कितनी दूर से करना है, कितने करीब से करना है, कितने मिनट का शॉट दिखाना है। तो वो वीडियो को इतना इंटरेस्टिंग बना देता है कि सामने वाले को समझ आ जाए। इसी तरह अकाउंटेंट को भी ये आर्ट आता है। क्यों? क्योंकि वो इनके सिस्टम्स को समझता है, वो इनके मेथड्स को समझता है, वो उन प्रिंसिपल्स को समझता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जो उसके बोर्ड्स ने बताए हैं, उन स्टैंडर्ड्स को अपने अंदर समोता है कि आपने ये रिपोर्ट्स बनानी है, किस तरीके से बनानी है। बहुत सारे आपके पास स्टैंडर्ड्स आते हैं जो कहता है कि भाई आपने इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। तो अकाउंटिंग सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं है, ये आपको रिपोर्ट्स बनाना बता रहा है। हाँ, रिपोर्ट्स बनाने के लिए आपने डेप्रिशिएट भी करना होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी कैलकुलेट करना होता है, आपने रिकवरेबल डेट्स को भी कैलकुलेट करना होता है, तो कैलकुलेशन भी है। ठीक है, आपने FA1 में जितना पढ़ा वो थी रिकॉर्डिंग, बेसिकली। रिकॉर्डिंग किसकी थी? बिजनेस ट्रांजैक्शंस की थी। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड कब करना है, कितने से करना है या नहीं करना है, कहाँ करना है, डेबिट साइड करना है कि क्रेडिट साइड करना है, वो सारी चीजें आपने पढ़ ली थी। फिर FA2 में आया मैनेज करना, कि उन चीजों को जो आपने रिकॉर्ड करना सीखा था मैनेज करो। अब F3 आपका पूरा फाउंडेशन है कि भाई ठीक है, हम जो शुरू के चैप्टर्स हैं उसमें रिकॉल करेंगे, जो पूरा बेसिक है कि आपने स्टैंडर्ड्स को देखा, आपने कुछ प्रिंसिपल्स को देखा, वो पढ़े। और फिर आगे कुछ और टॉपिक्स भी आएंगे। ठीक है। क्लियर है? सर। चलें जी, आ जाते हैं कि हम कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने कोर्स को लेके चलेंगे, तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखें, हम BPP स्टडी टेक्स्ट को फॉलो कर रहे हैं और इसी की हम रिवीजन किट भी करेंगे। तो हमारा तरीकाकार ये होता है, हमने चैप्टर रीड करा, उसमें से टॉपिक्स को डिस्कस करा, कॉन्सेप्ट्स हमने ग्रैब करे, यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको पता है किस सूरत हाल में आएंगे। एक तो आपके पास क्विक क्विज होता है, ठीक है। तो आपके पास क्विक क्विज कराया जाता है कि भाई यहीं पे आपने जितना कॉन्सेप्ट ग्रैब करें उसको चेक करो कि आपने समझा, कितना परसेंट समझा। आपको 100% डिलीवर कर दिया तो आपने उसको कितना परसेंट इनटेक करा है। दूसरी चीज क्या है, आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक है, जो सेक्शन बिल्कुल एंड में आ रहा है इसी बुक में। तो वहां से आपको प्रैक्टिस कराई जाती है।
अब ये हम कहते हैं आपको तो यहाँ वन टाइम करवाया जा रहा है, एटलीस्ट आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक से भी 3 टाइम्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने, ये आपका होमवर्क होता है। फिर जो आपके पास रिवीजन किट होती है इसी की, बीबीपी की, उसमें भी जितने आपके पास क्वेश्चंस, इससे जितना चैप्टर्स हम करते जा रहे हैं तो सीखते जाएंगे। अब इसमें ऐसा होगा, फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको कोई चीज समझ में आए, कोई चीज समझ में ना आए, तो इस वजह से कहा जाता है भाई इसको भी आप 3 टाइम्स ही करें। 3 टाइम्स ये, 3 टाइम्स आपके पास रिवीजन किट भी। अगर ये हो जाता है तो फिर आप कैप्लन भी 1 से 2 3 बार जितने भी आपके हो सकता है वो कर लें। अच्छा, इसके अलावा आपके पास मतलब बीपीपी यहाँ पर। हम्म और इसके अलावा स्टडी हब का एक्सेस आपके पास होगा, तो वहां पे भी आपके पास क्वेश्चंस होते हैं और वहां पे भी मॉक होता है। ठीक है, तो वहां से भी आप करेंगे तैयारी। यहाँ पे जब हम आपका कंप्लीट करवा देंगे कोर्स, तो आपके पास मैं चैप्टर्स के जितने भी हमारे पार्ट वाइज बने हैं पहले वो करवाऊंगी, फिर आपके मॉक स्टार्ट करवा दूंगी। अच्छा जी, कितने इसमें चैप्टर्स हैं हमारे पास? चैप्टर 1 से रिलेटेड, चैप्टर 1 से करके हमारे पास 26 चैप्टर्स तक हैं। तो हमारे पास तकरीबन 26 से तकरीबन 30 क्लासेस का ये तो होगा। अच्छा, इसमें कितने पार्ट्स हैं? ABCDEFGH, इतने पार्ट्स पे ये डिवाइड हुआ हुआ है। बेसिक जो आपके पास शुरू के 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपका FA1 FA2 के बिल्कुल बेसिक ही है। ठीक है, ये आप वहां पे जितना पढ़ा होगा वही आपको यहाँ हेल्प आउट करेगा। असल जो हमारे चैप्टर शुरू हो रहे हैं वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 7 से। ठीक है, 7 से आपके पास जितने शुरू हो रहे हैं, हो सकता है आपने इसमें कुछ टॉपिक्स पढ़े भी हों, जैसे टेंजिबल नॉन करंट एसेट है, तो इससे मिलता जुलता आपको इंटेंजिबल भी मिलेगा। खैर इसी तरह से चलेगा। जो नई चीज आपको मिलेगी वो होगा आपके पास कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स। आसान है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी चेंजेस होंगी। ठीक है भाई। अब देखिए हमारे पास आएगा किस तरह से पेपर। असल हमें पेपर पेपर सॉल्व करना है तो हमें पता भी होना चाहिए किस तरह से आएगा। टाइम आपको पता है, 2 घंटे का टाइम होगा होगा MCQs बेस ही और CB एग्जाम ही है। सेक्शन ए में आपके पास क्या होगा? 35 कंपल्सरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स ईच। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। तो 35 × 2 70 हो जाएगा। इसका वेटेज कितना है? 70। सेक्शन बी से 2 कंपल्सरी होंगे और ये होंगे बड़े क्वेश्चंस। तो पहले नहीं होता था, ये फर्स्ट टाइम। अच्छा, मतलब FA1 में इसका FA1 FA2 में इस तरह से नहीं है, वहां तो बिल्कुल MCQs नॉर्मल आ रहे होते हैं। तो कहा ही इसलिए जाता है भाई आप F1 F2 F3, ये थोड़े से F1 तो इतना नहीं होता, बेसिकली वो आपकी कॉन्सेप्ट्स को, आपकी लैंग्वेज को ज्यादा टेस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं। कुछ आपके सिनेरियो बेस आ रहे होते हैं लेकिन आप में कैलकुलेशन यहाँ देख रहे होते हो, F2 F3 में ज्यादा होती है। ठीक है, निकालना कोई भी मुश्किल नहीं है, यहाँ बड़े पेपर्स ही कंसीडर होते हैं। तो थोड़ा आपको एडवांस, आपको पता है कि एडवांस नॉलेज आपके पास टेस्ट हो रही होती है। अच्छा जी, ठीक है। तो सेक्शन 2 से कितने आएंगे? 2 आएंगे और ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए 15 मार्क्स के हैं। अब 15 मार्क्स के हैं तो क्लास में अटेम्प्ट करने, जितना जो पार्ट आए कर लें। 30 मार्क्स यहाँ से आ रहे हैं, टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर है। कोई सवाल यहाँ तक? नहीं। नहीं। आइए जी, चलते हैं अपने पार्ट ए की जाने। पार्ट ए से हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए में हम चैप्टर 1 कराएंगे। चैप्टर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, क्या, क्यों कर रहे हैं, मकसद क्या है, ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सबसे पहले हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को समझते हैं।
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, जरा रीड करिएगा। क्या ये वही कह रहा है जो मैंने कहा है या कुछ और? तो ये ठीक है, वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई है। मैंने आपको क्या कहा था भाई, कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? इज अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग फाइनेंशियल डेटा। वही मैंने आपको वहां बताया था। यही आपके पास F7 FR में भी आ रहा होगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड करने के बाद एनालाइज करोगे, क्लासेस में होंगी, फिर एनालाइज करोगे, इंटरप्रिटेट करोगे। इंटरप्रिटेट करने के बाद आपको पता चलता है कि भाई फॉर एग्जांपल आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है बिजनेस में, सेल्स भी होती है आपके पास, परचेज भी होती है आपके पास, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, कैश, बहुत सारी चीजें। तो इन सारे में से अगर मैं एक की बात करूं, कैश, बिजनेस ने कैश की तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा। कुछ होंगी डेबिट साइड, कुछ होंगी क्रेडिट साइड। डेबिट का मतलब बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है, क्रेडिट का मतलब बिजनेस में आउटफ्लो हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा टोटल करके कि डेबिट पे 2 lakhs आ रहे हैं और क्रेडिट पे 1,50,000 आ रहे हैं। आपके दिमाग में क्या आया? आपने कैसे एनालाइज करा, क्या चीज एनालाइज करी कि भाई बिजनेस ने 2 लाख का इनफ्लो होता देखा कैश में, ठीक है, और कैश आउटफ्लो होता हुआ देखा 1.5 लाख का। तो आपने फौरन से देख लिया फाइनेंशियल डेटा कितना निकल कर आ रहा है, क्या निकल कर आ रहा है, बताएं। ये फाइनेंशियल डेटा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इस तरह आपको अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स की, परचेजेस की, अकाउंट्स पेबल की, ठीक है, सैलरीज की, सैलरी से के अलावा वेजेस की, एडवर्टाइजिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की, बहुत सारी चीजों की अमाउंट मिल रही होगी। वो क्या है? फाइनेंशियल डेटा। उन्हीं को आप फिर क्या करते हो? रिपोर्ट्स में ले जाते हो। वही सब कुछ है। इसको जरा जल्दी से रीड कर लें, बाकी नीचे जो लिखा हुआ है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। Financial reporting is only carried by the large quoted companies. Is this a statement correct? No. ठीक है ना? अच्छा जी, बिजनेस एंटिटी। बिजनेस किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, बिजनेस किसे कहा जाएगा। कोई भी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कोई भी फर्म हो, कोई भी कंपनी काम कर रही है। ठीक है, कंपनी का होना ही बिजनेस कहलाएगा। हमेशा नहीं, लेकिन मोस्ट केसेस में। मोस्टली केसेस में आपने कहा ऐसा है कि कंपनी या फर्म का होना बिजनेस कहलाता है। तो मेरा सवाल यही था कि आप जो शॉपकीपर को देखते हो, क्या ये बिजनेस की कैटेगरी में फॉल करेगा कि नहीं करेगा? या जो आप जो कॉबलर होते हैं, कॉबलर, शू वेंडर्स, जूता सही करने वाला मोची, हाँ, दोनों ही अपनी। होंगे। तो आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि कंपनी फर्म ही आपका बिजनेस है। अच्छा, आपने कहा सही है, बिजनेस कोई भी कर रहे हो मकसद है प्रॉफिट अर्न करना। इज इट ट्रू? आप ये कह रहे हो? जी। अच्छा, कोई अगर ड्रग्स स्मगलिंग के जरिए प्रॉफिट, तो उसमें बहुत ज्यादा होता है, फिर ये क्या है? बिजनेस ही है। कुछ जगहों पे लीगली है, कुछ जगह पे इलीगल है। कुछ जगहों पे लीगल है और कुछ जगहों पे इलीगल है। तो जहाँ इलीगल है तो वहां बिजनेस है? वहां बिजनेस नहीं है। बेसिकली बिजनेस के लिए यही कहा जाता है, देखो बिजनेस में एक्टिविटीज आप कर रहे होते हो, आप गुड्स को सेल कर रहे होते हो, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हो, मकसद है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन ये एक्टिविटीज लीगल होंगी। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, वो कंट्री टू कंट्री वेरी कर रही होती है। आपने जैसे कहा कहीं हो सकता है कहीं लीगल है, हो सकता है कहीं इलीगल है, जाहिर सी बात है। अगर मैं स्मगलिंग के अलावा एक और अभी आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मीट की, काउ मीट की, तो बीफ का हम आराम से खा लेते हैं। बीफ का हमारे यहाँ सेल भी हो रहा होता है, परचेज भी हो रहा होता है, आराम से शॉप्स खुली भी होती हैं, मार्केट सबको दिख रही होती है। अगर यही चीज मैं इंडिया के हवाले से कहूँ, इंडिया में क्या है? ये चीज हराम है, गलत है, तो वहां इलीगल है।
मैं जाके बोलूं कि हाँ भाई इसमें क्या है, ये तो बिजनेस है, आप आराम से दलाली से खोलोगे अपनी, नहीं ना। वहां तो फिर मरने मारने की अलग बात आ जाएगी। मकसद क्या है समझाने का, कि देखो लीगल और इलीगल एक्टिविटीज अलग होती हैं। तो जो उस मुल्क की लीगल एक्टिविटीज हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम क्या कह रहा है, अलग बात कह रहा है। अब इस्लाम में जिन चीजों को मना है, पाकिस्तान को चाहिए उन चीजों को मना कर दे, बैन कर दे। लेकिन फिर भी कुछ हो रही होती हैं, तो हम इसमें फिर कह देते हैं हाँ भाई बिजनेस तो है, क्योंकि हमारा जो लीगल मामलात हैं, जो कानून है उसकी इजाजत दे रहा है। ऐसी दूसरी जगहों पे भी, वहां पे भी खुल रहे होते हैं, अब उनके यहाँ मना नहीं होता है। तो जहाँ जो चीज इजाजत है उसके लिए वो, उस मुल्क के लिए वो बिजनेस है। जहाँ जिस चीज की इजाजत नहीं है, इलीगल एक्टिविटी करा है, वहां वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। क्लियर है। मकसद क्या है हर बिजनेस का, प्रॉफिट अर्न करना। ये चीज आप याद रखिएगा, प्रॉफिट अर्निंग की वजह से ही बिजनेस करा जा रहा है, लॉस की वजह से नहीं। ऑल दो हमें लॉस का सामना होता है, लेकिन फिर भी बिजनेस का मकसद क्या है, प्रॉफिट जनरेट करना। इसको रीड करिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। When expenditure exceeds revenue, the business is running at loss. ये बात याद रखिएगा, प्रॉफिट क्या मतलब है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और अगर एक्सपेंडिचर एक्सीड कर देगा रेवेन्यू से, तो इट विल बी लॉस। छोटी छोटी डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी, कितनी टाइप्स हैं, जी। 3 टाइप्स हैं। सोल ट्रेडर क्या होता है भाई, लोन ट्रेडर अकेला, वही शॉपकीपर। शॉपकीपर भी हो सकता है, कोई हो सकता है बिजनेस ओनर अकेला भी काम कर सकता है, जरूरी नहीं है कि हम स्मॉल रेंज में देख रहे हो, मीडियम में भी हो सकता है, लार्ज रेंज में भी हो सकता है। बहरहाल, सोल ट्रेडर क्या है, अपनी मर्जी का मालिक है, उसने बिजनेस स्टार्ट करा। अब उसने बिजनेस स्टार्ट करा, हो सकता है उसके पास पैसा था, उसने अपनी जेब से डाला हो, या हो सकता है उसने किसी से कर्ज लिया हो, लोन से स्टार्ट करा हो, वट एवर जो भी है। तो अपनी मर्जी का मालिक है, प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है, और क्या क्या उसको बेनिफिट दिख रहे होंगे। किसी को मतलब रिस्पॉन्स नहीं करना, अपने टाइम पे खोलेगा शॉप, अपने टाइम पे बंद करना। ठीक है, बिजनेस अपने टाइम पे चलाना, जवाबदेही नहीं है, और कस्टमर्स के साथ मतलब जितना स्टॉक स्टॉक इतना ज्यादा वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, स्टोर नहीं करना पड़ेगा, जितना आएगा उतना ही, उससे डीलिंग करने में ज्यादा आसानी है। अच्छा, ठीक है, तो ये स्मॉल शॉप्स वगैरह के लिए आप कह सकते हो। ठीक है, और कोई। हाँ, वो प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा जिस तरह पार्टनर्स वगैरह में होता है, एग्जैक्टली हर चीज उसी की exactly. होती ठीक है, और कुछ। है। उसी तरह ड्रॉबैक्स भी यही है कि रिस्क भी सिर्फ उसी का होगा रिस्क जिसका भी सेम प्रॉफिट उसी का होगा, है। लॉस भी उसी का है, और बस यही है कि वो अपने डिसीजन वो खुद ले सकता है। खुद ले सकता है, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई फला बंदा है तो हम मीटिंग स्टार्ट करें। हो सकता है कि बिजनेस में कोई इमरजेंसी हो जाए जिसकी वजह से उसको क्विक एक्शन लेना हो। अब क्विक एक्शन में किसी का आने का इंतजार हो तो टाइम तो लगेगा। तो यहाँ उसको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, किसी को जवाब नहीं देना। अच्छा हुआ तो उसके साथ, बुरा हुआ तब भी उसके साथ, उसे खुद ही भुगतना है पहला। फिर आ जाते हैं आपके पास लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, उससे पहले आ जाते हैं पार्टनर्स पे। ठीक है, पार्टनर्स क्या है, ये पार्टनर्स किसे कहेंगे आप। अ, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर। दो या दो से ज्यादा लोग मिलके काम कर रहे हैं, मकसद क्या है, वही प्रॉफिट अर्न करना। फायदे क्या क्या होंगे,
फायदे होंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो ठीक है, हाँ, ज्यादा। सोल सोल प्रोप्राइटर जो है वो एक लिमिटेड तक वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और और आइडियाज ज्यादा जनरेट होंगे। आइडियाज ज्यादा जनरेट होंगे, वेरी गुड। और और फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है टाइमिंग में कि 12 आवर्स अगर वो कर रहा है तो 12 आवर्स कोई और। यानी डिवीजन कर लेते हैं टाइम, हाँ। स्कूल में 12 घंटे खुला है तो 12 घंटे बंद है, उसमें ये पार्टनरशिप में एडवांटेज है, 12 घंटे वो कर रहे हैं तो 12 घंटे। एग्जैक्टली मतलब मिल बांट के काम कर रहे हैं, किसी पे कोई बर्डन नहीं है। जैसे आपने सोल प्रोप्राइटर को देखा, भाई सारी जिम्मेदारियां उसकी हैं, उसी को खोलना है। अगर तो ओवर टाइम है तो उसी को देना है, वो सही। सामने मौजूद हो। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? पार्टनरशिप फिलहाल तो यही है मतलब। ठीक है। अच्छा, नुकसानात क्या क्या होंगे? नुकसान यही है कि क्या कहते हैं, वही सबसे पहले तो बिजनेस का माइंड ही प्रॉफिट है, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो सेकेंडली ये है कि आर्ग्यूमेंट हो सकती है, मतलब डिफरेंशिएशन हो सकती है डिसीजन में। एग्जैक्टली। इसका अलग माइंड है, मेरा अलग माइंड है। ओपिनियंस की वजह से फर्क आ सकता है। और कुछ? इसके अलावा ये भी हो सकता है कि भाई जब आप पार्टनरशिप में आते हो तो कभी कभार आपको उनके मिजाज, पार्टनर के किसी खास मिजाज पे मसला होता है, तो कोई क्लैश वगैरह हो जाता है, वो भी आपके लिए बड़ा क्लैश का बायस हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी कहते हो कि भाई मेरा और उनका मिजाज एक जैसा नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर दूसरा कि भाई कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, कोई ऐसी चीज है कि फौरन से हो सकता है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी हो, और एक पार्टनर या दूसरा पार्टनर जिसका होना जरूरी है, मीटिंग में होना जरूरी है, उसके बगैर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अब अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे नॉक कर रही है और पार्टनर गया हुआ है, वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा। क्या करोगे? उसका वेट करना भी जरूरी है, क्योंकि नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे भी क्लैश होगा। तो इस टाइम पे क्विक डिसीजन लेना जहां था, ये एक बड़ा मसला आ जाएगा। क्विक आपके पास ऐसा भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, कोई थ्रेट भी हो। ठीक है, दोनों ही सिचुएशंस हो सकती हैं। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार करे या कोई नुकसान आपका इंतजार करे। दोनों ही सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्विक डिसीजन लेना होता है, क्विक डिसीजन आपका डिले होगा। ठीक है। तो ये भी एक तरह का ड्रॉबैक है। अच्छा जी, फिर हमने क्या देखा? देखो, सोल ट्रेडर और आपके पार्टनरशिप, ये आपके जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट आपको पता है, वो क्या कहता है? ओनर्स अलग हैं और बिजनेस अलग है, इनको अलग ही मानो। लेकिन यहाँ पे लीगल रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई आपकी अकाउंटिंग जो भी माने, हम नहीं मान रहे, कह रहे हैं एक ही है। तो यहाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज इनके ऊपर आ जाती है। क्या? कि अगर तो बिजनेस कोई नुकसान उठा रहा है, ठीक है, बैंकरप्ट होने वाला है, या फिर कोई भी तरह का उसके ऊपर डेट है, तो आपको अपना पैसा तो, यानी बिजनेस का पैसा तो जाएगा ही जाएगा, उसको एसेट भी जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, बिजनेस को एसेट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, करेगा। लेकिन फिर भी वो डेट नहीं पूरा हुआ, वो जो भी आपका लोन है वो अभी तक चढ़ा हुआ है, तो इनको अपना पर्सनल एसेट भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है। जबकि आपके पास ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, यहाँ पे आपको, ये जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज हैं, यहाँ आपको एक एडवांटेज मिल जाती है। यहाँ पे एडवांटेजेस के तौर पे आपने कहा कि हाँ, पार्टनर्स में थोड़ा ज्यादा कैपिटल आएगा, या उससे भी ज्यादा आ सकता है। ठीक है, आपके पास यहाँ बहुत सारा आ सकता है। फिर चलाने वाले इनके कोई और होते हैं और इन्वेस्टर्स कोई और होते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? यहाँ पे लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं।
प्रिंसिपल इनका भी कहता है, अकाउंटिंग कहती है ये लोग अलग हैं, अलग अलग रिकॉर्ड करो, अलग अलग इन सारी चीजों को बनाओ। लेकिन यहाँ पे लॉ कहता है कि भाई आपकी नजर में अलग हैं। अब यहाँ पे मैं भी इनको अलग मानूंगा, क्योंकि अगर किसी भी तरह की बैंकरप्सी हो गई या फिर और एक कोई भी डेट आपके सर पर आ गया, तो बिजनेस पहले चुकाने की कोशिश करेगा। बिजनेस के बाद अब वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा भी डूबेगा, लेकिन उनके अपने घरों पर आंच नहीं आएगी। ठीक है, इन्वेस्टर से वो उतना जिम्मेदार है जितना उसने इन्वेस्ट करा है, इससे आगे की बात नहीं होगी। ठीक है, तो इसको जरा रीड करें। यही। लिमिटेड लाइब्रेरी में जो शेयर्स वगैरह खरीदते हैं ये लोग आएंगे, हम्म। तो उनका तो कुछ प्रॉफिट आएगा, लेकिन कोई नुकसान होगा तो उनकी वजह से जो आपके शेयर है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज में दो लोग आ जाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड भी, पब्लिक लिमिटेड भी। दोनों का ही उससे कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक है, आपके पब्लिक लिमिटेड जितने भी लोग हैं, जो पब्लिक है, वो इन्वेस्टमेंट कर देती है। अब वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, कानून कहता है कि दोनों अलग हैं। वो कहता है कि सही है, जो तुम कह रहे हो, अकाउंटिंग कह रही है वो सही है, कि दोनों अलग हैं। तो अगर किसी भी तरह का बैंकरप्सी हो रही है या कोई डेट चढ़ रहा है, तो कोई मसला नहीं है, बिजनेस खुद ही उतारे। और अगर उतार रहे हैं, उनके जो जितना भी इन्वेस्टमेंट हुई है उस वो भी नहीं मिलेगी, खत्म हो जाएगी इन केस। तो वहां तक की बात होगी। ऐसा नहीं है कि वो शेयर होल्डर्स को एसेट अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे आपने सोल ट्रेडर्स को और पार्टनर्स को देखा था कि अगर भाई बिजनेस को नुकसान हो रहा है, तो जितना उसने इन्वेस्ट करा वो तो डूबा ही डूबा। बिजनेस के एसेट्स भी गए, साथ साथ उसको पर्सनल एसेट्स भी देने पड़ सकते हैं। मसला ये है। ठीक है। फिर मैं चाहूंगी कि आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा एक बार। एडवांटेजेस क्या क्या हैं मैंने वैसे डिस्कस करी हैं। अच्छा, एक बार रीड कर लें। लेकिन ये जो सोल ट्रेडर है ये भी तो थोड़ा बहुत
गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता बिल्कुल। मतलब मतलब ये नो रिक्वायरमेंट टू मेक फाइनेंशियल अकाउंट पब्लिकली अवेलेबल, मतलब थोड़ा बहुत टैक्स को देगा तो। सोल प्रोप्राइटर है, यहाँ इन्वेस्टर्स की तो जरूरत इतनी नहीं होगी। लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स है, गवर्नमेंट को जाएगा तो गवर्नमेंट को वो दिखा सकता है। फाइनेंशियल मतलब। हम्म। लेकिन वो बाज लोग होते हैं ना कि पब्लिकली बहुत सारी चीजें अनाउंस नहीं करना चाह रहे, वो खुद से अपना बिजनेस चलाना चाह रहा है, उसको इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं है। तो वो यहाँ तक की बात है। ठीक है भाई। डिसएडवांटेज आपने एडवांटेजेस सारी पढ़ ली हैं, डिसएडवांटेजेस पढ़ लें। ठीक है, फिर पार्टनर्स के बारे में भी है, और मैं ये चाहूंगी कि आप इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल चीजें नहीं है। इन केस कोई चीज ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज क्या होती हैं कि भाई आप वहां पे देख रहे होते हो, अब यहाँ पे आपको बनने में इसका फाउंड होने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि ये आप अपनी मर्जी से नहीं आ सकते। जैसे आपने सोल ट्रेडर्स को या फिर आपने पार्टनर्स को देखा था, उनकी मर्जी होती थी। सोल ट्रेडर की अपनी मर्जी, कोई किराए पे दुकान ले ली या फिर अपना खरीद लिया, आराम से उसने स्टार्ट कर दिया बिजनेस। पार्टनर्स में भी होता है, एग्रीमेंट वगैरह बन रहा होता है, लेकिन उनकी मर्जी से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब आती है कंपनी की बात, कंपनी इतनी आसानी से बन नहीं सकती है। यहाँ आपको इजाजत की जरूरत होती है। किसकी इजाजत? SEC एक इदारा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP। लिमिटेड लाइबिलिटी। हाँ, जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, तो कंपनीज को बनने में इस इदारे की जरूरत होती है, SECP, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें सबमिट होंगे। सबमिट होने के बाद वहां जवाब आएगा तो हाँ फिर आप बना सकते हो। अगर तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई, खत्म वहीं पे बात। और अप्रूव हो जाती है तो फिर आपको पता चल जाता है। अब यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल के बारे में बात आता है कि आप अपने बिजनेस में, कंपनी में इतना कैपिटल रेज करवा सकते हो। इजाजत वहीं से मिलती है। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल कहा जाता है वो। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? जाहिर सी बात है, आप शेयर्स बता देते हो कि हम इतना शेयर्स दे रहे हैं। अब जो जो इंटरेस्टेड होते हैं आपके बिजनेस के शेयर्स परचेज कर लेते हैं। परचेज करते हैं, अब फिर मार्केट में जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू जितनी अच्छी होती जा रही है, मार्केट में वो पार पे भी जा सकता है, सॉरी प्रीमियम पे भी जा सकता है। जितनी वैल्यू कम हो जाती है वो डिस्काउंट पे भी जा सकता है। ये सारे मामला होते हैं। ठीक है भाई, तो मैं ये चाहूंगी आप इसको पढ़ लीजिएगा। शेयर होल्डर्स ही बेसिक उसके ऑनर होते हैं, ओरिजिनल ऑनर होते हैं। लेकिन हाँ, कंपनी को चला कौन रहा होता है? डायरेक्टर्स। अब ये डायरेक्टर्स को इलेक्ट ये शेयर होल्डर्स ही करते हैं। इनकी मर्जी से होता है, इलेक्शन में जो भी जीत जाए इनकी मर्जी से होगा। ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप पढ़ लीजिएगा। Mark the following statements as true or false. Shareholders receive annual accounts prepared in accordance with legal and professional requirement. The accounts of limited liability companies are sometimes filed with the register of companies. C. Employees always receive the company's accounts and an employee report. D. The tax authorities will receive the published accounts and as much supplementary details as they need to access the tax payable on profits. Banks frequently require more information than is supplied in the published accounts when considering application for loans and overdraft facilities. Yeah, ये तो ट्रू है। आपने कहा ई ट्रू है, सॉरी, और श्योर है। ए भी ट्रू है।
ट्रू आपने कहा। चलो जी, ट्रू और यहाँ पे फॉल्स आपने कहा। ए और ई आपके ट्रू हैं, और कोई? इनका मुझे आइडिया नहीं होगा, स्टार ऑफ कंपनीज का। ठीक है, जिसका आइडिया हो रहा है आप बताएं फिर। तीन नो फॉल्स। सी आपने कहा फॉल्स। और डी ट्रू। डी ट्रू। और ठीक है, वो उसमें मिला है। ई का हो गया ना। ठीक है, आपने कहा मुझे बी का आइडिया नहीं है। चेक कर लेते हैं। ट्रू। ए डी ई आपने क्या कहा था? ए डी ई। ठीक है, फॉल्स होगा बी और सी। क्लियर है? अच्छा, नेचर, प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, इसको जरा अच्छे से रीड कर लें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, ये हमने अभी पढ़ा था। बेसिकली देखें, आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों पढ़ ली है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आप बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानते हो कि भाई अभी हम किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल, बहुत सारी चीजों को समझने के लिए एक यूनिट को समझना है। अगर आपको कंपनी को समझना है, अपने घर को समझना है, एक यूनिट है। तो घर में क्या हो रहा है, घर में कौन आपका सरबराह है? आपके फादर। उनका किरदार क्या है? अहम किरदार है। वो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं, लीगल मामला देख रहे हैं। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है, लीगली को बना रहे होते हैं। उनको देखते हुए बजट पता चल रहा होता है कि हमारे घर का क्या बजट है। पापा की जो वर्थ है वो अभी कहाँ स्टैंड कर रही है। मम्मा फिर उसको, अपने घर को फिर मैनेज कर रही होती हैं, यानी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि खाने का, बिजली का, और आपके पास दवाइयों का, या आपके पास पढ़ाई का, बच्चों की पढ़ाई का कितना खर्चा हो रहा है। तो वो इन चीजों को देखते भालते कि मुझे अभी कहाँ कहाँ इस पे जरूरत पे कितना खर्च करना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई पे कितना जाना है, खाने पे कितना जाना है, घूमने फिरने पे जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि अभी शादी आ रही है, अभी फला काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें फिर उस हिसाब से हो रही होती है। सेम इसी तरह बिजनेस में भी आपको एक पता होता है कि भाई हमारी अभी इतनी चादर है, उस चादर में रहते हुए आप काम कर रहे होते हो। आसान अल्फाज में, सिंपल इज दैट। तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपना पहचान लेते हो कि भाई हमारी चादर इतनी है। इसी में फिर आपने उसको मैनेज करना होता है। अब मैनेजर्स की जिम्मेदारी है, लेकिन इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है उसको? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। फिर मैनेज कर रहा होता है। क्लियर है? इसको और अच्छे से रीड कर लें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये भी पढ़ लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इसको पढ़िएगा प्लीज। इसमें आपने कॉस्टिंग भी करी हाँ, होगी। आ रहा है। अभी ये आपका F2 में आएगा, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। आपने FA भी पढ़ा है, MA भी पढ़ा है, क्यों कर रहे हैं, मकसद क्या है? ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यूजर्स या स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? क्या नीड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की? भाई नीड ये है कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है।
हम इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, हम भी और बाहर वाले भी, कुछ इंटरनल हैं कुछ एक्सटर्नल हैं। तो इस वजह से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, किन किन के लिए हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, ठीक है। इसको जरा रीड करें क्या लिखा हुआ है। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए जो स्टेटमेंट्स बन रही हैं वो किस हवाले से बन रही है, कौन से स्टैंडर्ड के जरिए बन रही है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आईएएस के हिसाब से, आईएएस 1 के हिसाब से प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही होती है। क्लियर है। ठीक है भाई। यूजर्स कौन कौन है मैंने आपको बताया, मैनेजर्स, शेयर होल्डर्स, ट्रेड कॉन्टेक्ट्स, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस टू द कंपनी, जिसमें आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। टैक्स अथॉरिटीज, एम्प्लॉयज कंपनी के, फाइनेंशियल एनालिटिक्स एंड एडवाइजर्स, गवर्नमेंट और इनकी एजेंसीज, ये सारे होते हैं, पब्लिक वगैरह। तो मैं चाहूंगी, हमने इसको डिस्कस तो वैसे कर लिया है, एक बार आप इसको पढ़ लें। ठीक है, तो कहाँ तक पढ़ लिया, टैक्स अथॉरिटीज पढ़ ली, आगे भी पढ़ ली। ठीक है, आगे बात करते हैं पब्लिक। ठीक है, अच्छा, क्यों नीड पड़ती है इन डिफरेंट यूजर्स की, क्या वजह है, जरा पढ़ें रीड करें। नीड ऑफ डिफरेंट यूजर्स, फॉर एग्जांपल जैसे मैनेजर्स को क्या वजह है ये करने की काम।
ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर मैनेजर्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, टैक्स रिकॉर्ड्स फॉर द past 5 years, budgets for the coming financial year, bank statements for the past year. सी। ठीक है, आंसर है सी। अच्छा जी, फिर क्या है आगे? अच्छा, हमारे यहाँ जितनी भी अकाउंटिंग करी जाते थे कि हर हर मुल्क के अलग कानून होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं, अब ये स्टैंडर्ड क्या कर रहा है, एक स्टैंडर्ड बनाया इसलिए जा रहा है ताकि भले वो किसी भी मुल्क में कोई भी कंपनी हो, आप अगर डिफरेंट तरीकों से बनाओगे तो खुद सोचो, क्या तमाम कंपनीज को कंपेयर करना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। तो इसीलिए स्टैंडर्ड क्या चाह रहा है कि भाई सब बनाए एक ही तरह से, ताकि मैं आपकी बात समझ सकूं। मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं ये कतराऊं ना कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा आपने क्या लिखा है, आपने क्या दिखाया मुझे नहीं समझ में आ रहा। इस वजह से क्या कर रहा है, क्योंकि अब ग्लोबली हम एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं तो स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं। ये स्टैंडर्ड कौन बना रहा है? आईएएसबी। अब ये स्टैंडर्ड बना रहे, देखो हर मुल्क का अलग कानून है। यहाँ पे अगर आपको पता है कि आप पाकिस्तान में हो, यहाँ की कौन सी बॉडीज रेगुलेट कर रही होती हैं स्टैंडर्ड्स को? नैब हो गया, एफआईए हो गए, ये अकाउंटिंग की कोई बॉडीज पता है जो रेगुलेट कर रही होती है? पाकिस्तान हम्म। है। आपने आईसीएमए का सुना है? हाँ। ये कर रही होती है, ठीक है। तो देखो हम अपने रूल्स को, यानी हमारा कानून क्या कह रहा है, और कानून बता भी देता है कि आपने कंपनीज में इस तरह से रिकॉर्डिंग करनी है, हम उसको भी फॉलो कर रहे होते हैं। और अब क्या कर रहे होते हैं, हम इंटरनेशनल को भी फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब हमारा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये बोर्ड है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये जो स्टैंडर्ड्स पहले बना रहा था उसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। शायद आपने सुना हो IS 16 का, IS 2 का। तो ये पुराने स्टैंडर्ड्स हैं। अब जो नए बन रहे हैं वो IFRS बन रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। आईएफआरएस। ठीक है, नए बन रहे हैं। तो आपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स नए पढ़े होंगे, आईएएस जो है पुराने हैं। ठीक है, वही वाली बात लिखी है कि हर मुल्क का कानून कहता है कि इस तरह से बनाओ उस तरह से बनाओ, तो हम रेगुलेट कर रहे होते हैं। और आपके जो एक पूरी जो इंटरनेशनली इनको फॉलो करा जा रहा है वो इस तरह से करा जा रहा है कि सब में वो चीज दिखे, किसी का कानून इस चीज को मना ना करे। ठीक है भाई, तो ये कुछ चीजें आप पढ़ लीजिएगा। बना कौन रहा है? आईएएसबी। पहले आईएएस के नाम से बना रहा था, अब IFRS के नाम से बना रहा है। यहाँ तक आप रीड कर लीजिएगा। अच्छा जी, गवर्नेंस, दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ अ कंपनी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन बना सकता है? ये इन्होंने बताया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। ठीक है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये सब आपका फिर कुछ रीडिंग पर्पस के अच्छा, लिए। गवर्नमेंट ने इनको राइट दिया हुआ है आईसीएम। हमारी कुछ रेगुलेशन बॉडीज होती हैं जो बोलती हैं कि कंपनीज को, क्योंकि हमारा कानून जिस तरह से बोल रहा होता है ना कि भाई ये चीजें आपकी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखनी चाहिए, तो फिर उसी तरह से बना रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज होती है और तो कुछ नहीं होता। ACCA जो है वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, वो 180 प्लस कंट्रीज में दिख रहा है। तो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो फिर उन्हीं को फिर फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि हर मुल्क का अलग अलग अकाउंटिंग क्राइटेरिया होता है। उन सबको चाह रहे हैं कि वो सब अलग अलग ना काम करें, एक साथ काम करें। तो हम इस तरह से फॉलो कर रहे हैं। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है डायरेक्टर की, क्या क्या उसके ऊपर जिम्मेदारियां, इनको पढ़ें।
ठीक है भाई, मजीद और चीजें आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बनाते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, स्पेशली डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ये सारी चीजें पढ़ें। ये मैनेजर नहीं बना सकता। मैनेजर्स तो इनके हवाले से देखो, सारी चीजें इकट्ठा करके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो मैनेज कर रहा है बेसिकली। मैनेजर्स की इतनी ये जिम्मेदारी नहीं है, किसको बनाने की जिम्मेदारी है, डायरेक्टर को, कि ये सारे, क्योंकि आप अगर गलत चीज डालोगे तो आप पे केस भी हो सकता है इन चीजों पे ना। ठीक है, तो डायरेक्टर्स के हवाले से होता है ये, बनाए, पढ़ें, सॉरी। क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आईएफआरएस के तहत बनना चाहिए। द इंटरनल कंट्रोल नेसेसरी टू एनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। देखो, मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, मटीरियल यानी कि आपकी जो वैल्यूज दिख रही है ना उसमें गलती से भी कोई भी मिस स्टेटमेंट ना हो। आपने जितना एसेट दिखाया है वो वाकई होना चाहिए। अब ये सिर्फ आपका दिखाने पे नहीं होता, बल्कि पेपर्स वगैरह भी चेक हो रहे होते हैं कि जितना आपने स्टेटमेंट्स में दिखाया है क्या वाकई उतने का है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी और चीजें हो रही होती हैं, आपने लाइबिलिटी शो कराई है, आपने कहीं कम तो नहीं करा दिए, क्योंकि लाइबिलिटीज क्या है, बिजनेस अच्छा नहीं दिख रहा होता है, एसेट्स में ज्यादा अच्छा दिख रहा होता है, तो क्या करते हैं लोग, गलत कर सकते हैं। तो वहां भी पकड़ने के लिए उनको बता दिया है ये तुम्हारी हदूद है, अगर तो क्रॉस करा तो फिर वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ठीक है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, क्लियर है। अच्छा, इन चीजों को फिर आप रीड कर लेना। मेन एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, ये हम मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर बस यहाँ तक है, नेक्स्ट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपकी क्लास है, कल आप शायद आए नहीं थे। ठीक है, कल आपकी क्लास सेम टाइमिंग्स पे होंगी, तो हम इसमें फिर तब डिस्कस कर लेंगे, पहले इनके एलिमेंट्स को डिस्कस कर लेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और फिर क्विक क्विज पर आएंगे। क्विक क्विज हमारे बिल्कुल एंड ऑफ द चैप्टर होते हैं। क्विक क्विज आप करेंगे, उसके बाद फिर हम क्विक क्विज के बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आएंगे, इसको 100% वाइंड अप करेंगे अपने ही सामने, और फिर चैप्टर 2 पे मूव ऑन तब करेंगे। कोई सवाल, कोई चीज जो समझ में ना आई हो। मेरा जो था F1 F2 है ना, मैंने हम्म। इतना स्टडी टेक्स्ट में इतना किया नहीं था पहले, फोकस हम्म। कैलकुलेशंस पे कैलकुलेशंस ज्यादा। पे करा है, हाँ मैं समझ सकती मतलब हूँ। मैंने पहली बार इतना पूरा पढ़ा है। पढ़ा है, अरे हम यहाँ पे रीडिंग भी करवाते हैं ताकि आपको पता चले बुक क्या कह रही है, कॉन्सेप्ट क्या है। मैं मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट हाँ दे सकती है हूँ। कि जैसे हाँ, क्यों नहीं है, कि समटाइम चाहिए, F1 F2 में तो ज्यादा ही इस तरह से कर लेता था, कभी कोई सेंटेंस उसमें से बुक में से निकाल के दे देता था, पूछ लेता था इस स्टेटमेंट को बताओ सही है, या कुछ ऐसा लगता था कि गलत स्टेटमेंट को चुन के बताओ। अब आप क्या पता, आपने अगर नहीं पढ़ा होगा। हाँ, कॉन्सेप्ट ज्यादातर होते हैं क्लियर, अगर है तो वहां पे भी आपकी जरा क्रॉस कर लेते हो आप अपनी बाउंड्री को, लेकिन हाँ, बस यही था हम तो हम क्लियर इसलिए है। देखिए, बेसिकली हम करवा क्यों रहे होते हैं, हम कहते हैं कि आप ये कर रहे हो, आपने मेरे पास जितने भी कॉन्सेप्ट समझे वो रिकॉर्ड करें। ठीक है, बुक में, यानी कि आपकी पीपीपी की बुक में, स्टडी टेक्स्ट में जितना था उसमें से इम्पोर्टेंट बातें, बुलेट पॉइंट्स निकालें, इंपॉर्टेंट बातें निकालें, उनको आप एक कॉपी में नोट डाउन करें, ताकि जब रिवाइज करना हो तो पूरी बुक ना देखो, बुलेट पॉइंट से आपको रिकॉल हो जाएगा। अब बुलेट पॉइंट्स में आपकी कुछ डेफिनेशंस भी हो सकती हैं, आपके कुछ फॉर्मूलाज भी हो सकते हैं, आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो वहां हम कहते हैं भाई बुक में भी आप फॉलो करते रहो, और जितना मैं करवा रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ अपनी डेफिनेशंस बता रही होती हूँ, कुछ बुक की डेफिनेशन है, मतलब कुछ और नहीं है, मतलब आपको पढ़ाने का है। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से करवा रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ लेके चल रही हूँ,
और बुक को भी साथ साथ लेके चल रही हूँ, ताकि दोनों चीजों को साथ लेके चलूं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम साथ साथ कर रहे हैं, इनको 3 बार करने हैं, ये बस घोल के पी जाओ। अच्छा, ये हमारे लिए थोड़ा डिसएडवांटेज तो नहीं है अगर हम सिंपल जो है वो सारे पहले कर लें और बाद में एक साथ कॉम्प्लिकेटेड, तो पढ़ा भी नहीं है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। नहीं, मसला इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सीरीज में है ना, पहले आप छोटी छोटी बातों को समझोगे। बेसिक उन्होंने क्या करा है, चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक कोई छोटी बातें नहीं है, वो उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स को समझाया है, जो आपने FA1 FA2 में करा है। अब यहाँ पे सबसे पहले कोई भी आप कोर्स उठा लो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो इंट्रोडक्शन आप थोड़ा बड़ी चीज का, ज्यादा ही चैप्टर्स होंगे ना, तो 6 चैप्टर्स आप क्यों सीखे। ठीक है, अब यहाँ FA1 FA2 में उन्होंने स्टैंडर्ड्स पे इतनी बात नहीं करी थी, ना ही बताया कहीं इतना ज्यादा कि किसने बनाए ये स्टैंडर्ड्स, क्यों बनाए, वजह क्या है, ये सारी चीजें नहीं बताई हैं, यहाँ बता रहे हैं। फिर उसमें आप क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स भी देखोगे, क्या है ये चीज यहाँ पढ़ेंगे। ये थोड़ा और ब्रीफ में आके वही चीजें हैं कुछ कुछ, यहाँ पे और ब्रीफ आ रहा है। फिर आपने स्टेटमेंट्स बनानी है, स्टेटमेंट्स बिल्कुल आपके एंड में 19 या 20 चैप्टर से स्टार्ट है। पहले आपको सिंपल स्टेटमेंट बताई जाएगी, लेकिन सिंपल स्टेटमेंट में देखो, आपने डेप्रिशिएट कैसे करना है, कैसे उसको कैलकुलेट करना है, कितने मेथड्स हैं। ठीक है, इसमें डिस्पोजल के केसेस भी आ रहे होते हैं, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या लेके जाना है वो सब बता रहे होते हैं। इसी तरह आपके पास अकाउंट रिसीवेबल आपने लिखा होता है। अकाउंट रिसीवेबल क्या है, सेल करते हैं क्रेडिट पे तो रिकॉर्ड करते हैं। अब ये है नॉन रिटर्न एग्रीमेंट, नॉन रिटर्न एग्रीमेंट है तो भाई यहाँ पे कुछ शक व शुबात की वजह से आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो। अब अगर राइट ऑफ करना है तो कैसे होगा, राइट ऑफ अगर कर दिया उसके बाद रिकवर हुआ तो क्या करोगे। तो वो सारी आपको बताते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, वैल्यू कैसे निकालनी है, ये सारी चीजें। तो आपने ये भी सीखना होता है, इन्वेंट्री के बारे में भी सीखना होता है। तो आप पार्ट बी में, सॉरी, चैप्टर 7 से जो आप आओगे तो आप इन्वेंट्री भी पढ़ोगे। आप टेंजेबल को भी डेप्रिशिएट होता हुआ देखोगे और इंटेंजेबल को अमोर्टाइज होता हुआ देखोगे। वो दोनों सिमिलर की तरह है, लेकिन आपने कोई इतना मसला नहीं, दोनों को लिखने का तरीका होता है, भाई आपको पता होना चाहिए कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, कितने वैल्यू से इसको रिकॉर्ड करा जा रहा है, वैल्यू कैसे निकल कर आ रही है, कौन से मेथड्स हैं। तो वहां पे आपके पास आता है 8 या 9 में आएगा, इस तरह से आ रहा है। या कैलकुलेशन 8 और 9, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन 7, कैलकुलेशन हाँ 7 से स्टार्ट हो रही है, फिर सो ऑन चलती जा रही है बेसिकली। तो पहले थे। उससे पहले थ्योरी इतनी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा। कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इतना वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे आपके पास, अब जैसे आपके पास यहाँ पर आ रहा है, इंट्रोडक्शन आपको करवाया तो आपने पढ़ा क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मकसद क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पढ़ने का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ने का। आपने जब FA1 पढ़ा था सॉरी, FA2 पढ़ा, वहां सिर्फ अपने कोर्स से रिलेटेड बात थी, वहां आपको इतना समझाया नहीं जा रहा था। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी, वहां पे भी आपने सिर्फ उस कोर्स से रिलेटेड, यहाँ मकसद समझ रहे हो, डिफ्रेंशिएट करना सीख रहे हो कि मैनेजमेंट में क्या चीज सीख रहे हो और फाइनेंशियल में क्या चीज सीख रहे हो, क्या फायदा है इनका। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, स्टैंडर्ड्स आएंगे, प्रिंसिपल्स आएंगे। देन क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप जो प्रोवाइड कर रहे हो उसमें ये करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, फीचर्स होने चाहिए। देन फिर आपके पास बुक ऑफ प्राइम एंट्री के बारे में बात होगी, सोर्सेज के बारे में बात होगी, वही लेजर्स वगैरह जो आते हैं। तो आपके पास 1 से 6 तक की बेसिक चीज है, जिसमें आप पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मल जो आपने बनाई है वो बनाना सीख रहे होते हैं। देन चैप्टर 7 है आपका इन्वेंट्री का। आपने कुछ मेथड्स पढ़े होंगे रिकॉर्ड करने के, कैलकुलेट करने के। ठीक है, फिर आपने जो मैंने टेंजेबल नॉन करंट एसेट और इंटेंजिबल की बात करी, 8 और 9 में देखा। प्री पेमेंट्स एक्रूअल क्या होते हैं, प्रोविजंस कैसे क्रिएट करी जाती है,
इरेकेबल डेट्स क्या होते हैं, वो फिर सेल्स टैक्स आ गया। इसके बाद फिर आप आते हो ट्रायल बैलेंस की तरफ। ट्रायल बैलेंस में आपने क्या करना होता है, सबसे पहले कंट्रोल अकाउंट्स आपने करने होते हैं क्रिएट। कंट्रोल अकाउंट आपने चैप्टर 12, 13, 14, 15 में पढ़ा होगा, जो पार्ट सी था, अगर आपने बीपीपी फॉलो करी है तो। क्या बोलोगी? पार्ट सी आपने पढ़ा था बीपी में, एफ ए 1 में पढ़ा था। हाँ, तो उससे फिलहाल वहां से रिलेट कर रहा है। और चैप्टर 11 में आपने एफ ए 1 में पढ़ा था बैंक रिकंसिलेशन, ये है। करेक्शन ऑफ एरर्स आ रहे हैं, ये भी है हमारे पास। ठीक है, फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आपके पास एफ ए 2 में आ रहा था। अब यहाँ से आप सोल ट्रेडर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना शुरू कर रहे होते हो 18 से। 19 में कंपनी के हवाले से, ठीक है, 20 में भी कंपनीज के हवाले से। फिर इवेंट्स के बारे में कि अगर इसके बाद आपने रिपोर्ट्स बना दी, उसके बाद कोई इवेंट हुआ क्या करना है, या फिर जाहिर सी बात है देर सवेर हुई कैसे करना है, कैश फ्लो आप करेंगे। देन फिर यहाँ से जो आपके पास आ रहा है, यहाँ आपको बताया जाएगा कंसोलिडेशन कैसी है। स्टेटमेंट आपकी बनवाई जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कैसे इनको इंटरप्रेट करा जाएगा, शायद आपने फॉर्मूला सुने होंगे। बहरहाल यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली पहले मुश्किल चीज पर आ जाएं। अगर ऐसा होता तो आप डायरेक्ट F3 का देते। ठीक है, F3 F2 पर आते, आपने F1 F2 क्यों दिया? ये ये मैं कह रहे थे कॉन्सेप्ट इनके बहुत मुश्किल है concept। कंसोलिडेशन की इतने मुश्किल नहीं है। बेसिक आप कॉन्सेप्ट समझते हो कि भाई मर्जर हो रहा है तो आप कितने परसेंट के मालिक बन रहे हो, ये सारी चीजें इतना कोई मुश्किल नहीं है ना। F3 मुश्किल है, जिसको आप FFA भी कहते हो ना, F7 मुश्किल है। यहाँ पे सिर्फ आपको बनाना बताया जा रहा है। अब जब आप F7 में आओगे तो आपसे पूछा और जाएगा, जैसे अभी हमारा चैप्टर 26 है, इंटरप्रिटेट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताओ। क्योंकि आपको माइंड ही तो ये कराया जा रहा है। देखें बेसिकली ACCA में हमें, जो ACCA, ACCA, ये सारा काम क्या कोई सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते? आजकल तो बहुत एडवांस दौर चल रहा है। तो आप क्या स्टेटमेंट्स उसके थ्रू नहीं बना सकते? बना सकते हो। तो फिर आपकी क्या जरूरत ACCA करने की? फिर यहाँ आता है कुछ स्किल्स का कॉन्सेप्ट, जो ACCA आप में क्रिएट करना चाह रहा है। ए फॉर एनालिटिकल, एनालाइज करो सिचुएशन को, प्रोस कॉन्स दोनों तरफ देखो। यहाँ आपको आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो इतना शुरुआत है, स्किल्स पर आएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जहाँ एनालाइज करने को कहा जाएगा, भाई प्रोस बताओ, कॉन्स बताओ, सिचुएशंस आपको दी जाएंगी, फिर आपको निकालना होता है। देन फिर क्रिएटिविटी, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं, कुछ अप्स होती हैं कुछ डाउन्स होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस आप करोगे, क्रिएट करोगे, कैसे आप इफेक्टिवली हर सिचुएशन को पार कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखना होगी। इसी पेपर में। इस पेपर में नहीं, आगे वक्तन फवक्तन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जैसे बोलो ना, मैंने सुना है बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है, कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, आसान ही है। सिर्फ हमें सीखना है। ये सारी आपके अंदर स्किल्स वक्तन फवक्तन डेवलप करी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक पेपर भारी भरकम दे दिया जाए और डायरेक्टली बोल दिया जाए बताओ ये करो। आपको कुछ कुछ स्किल्स में आएंगी, कुछ कुछ आपको प्रोफेशनल्स में आएंगी, ठीक है ना। तो इसके अलावा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, क्रिटिकल, क्रिटिसाइज से निकला है, यानी सिर्फ नेगेटिव एक्सपेक्ट को सोचते हुए कोई काम करो। बताओ कि अगर हमने ऐसा करो तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो आपको इस तरह से भी सोचना होगा। देन फिर आ जाएगा आखिरी, एंटिसिपेट, एंटिसिपेशन स्किल्स। आपको अब ये दोनों तरफ आ सकता है। आप अभी स्टैंड कहाँ कर रहे हो, पास्ट में जाओ या फ्यूचर में जाओ। अभी आप फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसी सिचुएशन दी जाए कि भाई आपने एनालाइज करना है आगे अगर हम इस तरह की सिचुएशन में ये कदम उठाएं तो हमारी सेल्स इतनी परसेंट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे होगे।
समटाइम पास को एनालाइज कर रहे होगे कि हमारे पास में ऐसा हुआ होगा। तो ये एंटीसिपेशन की स्किल आपके अंदर डेवलप करी जाएगी। तो एसीसी आपके अंदर ये जितने भी पेपर्स आपसे करवा रहे हैं, एग्जामिन हो रहे हैं, वो यही सारी स्किल्स टाइमली आपके अंदर डेवलप करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हर स्टूडेंट पढ़ रहा होता है। आप अगर यहाँ पाकिस्तान की भी स्टडीज कर रहे होते हैं, टाइमली आपके अंदर ये सारी चीजें डेवलप करी जाती है जो एसीसी कर रहा है। हाँ, यहाँ स्किल्स को ज्यादा फोकस दी जा रही है, स्किल्स के बारे में ज्यादा है बजाय इसके बुकिश लैंग्वेज के। ठीक है। तो आई होप कि आपको कोई जो भी डिफिकल्टी है या क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। अप्रोक्स कितना कोर्स टाइम पीरियड? ये कोर्सेज 2.5 से 3 महीने के अंदर होते हैं। ठीक है, 26 हैं हमारे पास। तो जाहिर सी बात है, आपका एक चैप्टर जैसे अभी रह गया है, तो हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो हमारे एक दिन में तो कवर अप नहीं होंगे, हमारे 2 दिन में हो सकते हैं। तो इस वजह से हमारा ये 2.5 से 3 महीने का कोर्स होता है, ये शॉर्ट कोर्स नहीं है। ठीक है। और कोई सवाल? हम्म? यहाँ तक अपनी क्लास को रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे।